ओडिशा का गजपति डिस्ट्रिक्ट विषमता की जमीन है। एक ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक सुंदरता और सामाजिक तनाव एक साथ मौजूद हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हरे भरे जंगल और शांत पहाड़ियां एक जटिल कहानी को छुपाती हैं। शांत पहाड़ियां और जंगल जिनमें बहुत टेंशन छुपी हुई है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो गजपति को परिभाषित करता है। एक शांत बाहरी आवरण के नीचे उथल पुथल की भावना। उदयगिरी एक शांत टाउन अपनी सिंपल लाइफ के लिए जाना जाता था, जहां समय मानो ठहर सा गया था। वायलेंस के लिए नहीं, उदयगिरी के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते हुए। फिर भी शांति के नीचे एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट पनप रहा था। यह एक अदृश्य युद्ध था जो जंगलों और गांवों में लड़ा जा रहा था। जंगलों ने आर्म्ड माओवादी रेबल्स को शेल्टर दे रखी थी, जो सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए जाने जाते थे। घने जंगल उनके लिए छिपने और योजना बनाने के लिए एक आदर्श स्थान थे, जो स्टेट के खिलाफ एक लंबी वॉर लड़ रहे थे। यह युद्ध दशकों से चल रहा था और इसने कई लोगों की जान ले ली थी। पुलिस आउटपोस्ट जैसे कि उदयगिरी सब जेल और कैंप, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे, अथॉरिटी के फ्रैजाइल सिंबल्स की तरह खड़े थे, जो रेबल्स के प्रभाव के खिलाफ खड़े थे, हमेशा हाई अलर्ट पर। पुलिस को हमेशा हमले का डर रहता था और वे हमेशा तैयार रहते थे। लोकल सावधानी से रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे एक खतरनाक स्थिति में हैं। रेबल्स और पुलिस के बीच फंसे हुए वे एक तरफ चुनने से फिरते थे, क्योंकि इससे गंभीर परिणाम हो सकते थे। ये जानते हुए कि कोई भी मिसस्टेप फेटल हो सकता है। हर कदम सावधानी से उठाना होता था, हर शब्द सोच समझकर बोलना होता था। 24 मार्च को जैसे ही शाम हुई, दिन ढलने लगा और रात का अंधेरा छाने लगा। किसी को शक नहीं था कि रात कैओस और ब्लडशेड लाएगी। हवा में तनाव था और हर कोई जानता था कि कुछ बुरा होने वाला है। रेबल्स ने अपने मोमेंट को प्रिसिजन के साथ चुना था। उन्होंने अपनी योजना को सावधानी पूर्वक तैयार किया था, हर विवरण पर ध्यान दिया था। उनका मकसद था अपने कॉमरेड्स को आजाद कराना, जो उदयगिरी सब जेल में कैद थे, और एक मैसेज देना सरकार को और उन सभी लोगों को जो उनका विरोध करते थे। उस रात उदयगिरी की शांति हमेशा के लिए टूट जाएगी। एक ऐसी रात जो गजपति के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। 24 मार्च उदयगिरी में किसी भी और रात की तरह शुरू हुआ, शांत, रूटीन, अनरिमार्केबल। लेकिन जैसे ही टाउन सो गया, सैकड़ों आर्म्ड रेबल्स चुपचाप जंगलों से गुजरे, अपने टारगेट्स पर कन्वर्जिंग। उन्होंने कम्युनिकेशन लाइंस काट दी, उदयगिरी को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। रात करीब 10 बजे अचानक बिजली गुल हो गई और इलाका अंधेरे में डूब गया। यह एक कैलकुलेटेड मूव था। डिफेंडर्स डिसोरिएंटेड को कोई वार्निंग नहीं मिली। रेबल्स ने पोजीशंस ले ली, पुलिस कैंप और जेल को घेर लिया। परेशानी का पहला संकेत सबटल था, लेकिन शांति जल्दी ही केओस में बदल गई। ब्लैकआउट एक सिग्नल था, हमला शुरू होने वाला था। घने अंधेरे में फैमिलियर डेंजरस हो गया और डिफेंडर्स ने अननोन के लिए खुद को तैयार किया। फिर गोलीबारी शुरू हो गई, जो एक टेरिफाइंग सीज की शुरुआत थी। यह हमला गेरिला वॉरफेयर में एक मास्टर क्लास था, प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड और ओवरवेलमिंग। 500 से ज्यादा रेबल्स स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में बंटे हुए पुलिस कैंप, सब जेल और सभी एंट्री रोड्स को टारगेट कर रहे थे। उनका लक्ष्य अपने कॉमरेड्स को आजाद कराना और स्टेट के रिस्पांस को पैरालाइज करना। ऑटोमेटिक राइफल्स, एक्सप्लोसिव्स और पेट्रोल बॉम्ब्स से लैस होकर उन्होंने केओस और डिस्ट्रक्शन मचाया। लैंडमाइंस ने रीइंफोर्समेंट्स को रोक दिया, जबकि कोडेड सिग्नल्स ने अंधेरे में अटैकर्स को कोऑर्डिनेटेड रखा। रेबल्स को टेरेन की जानकारी होने से उन्हें एक डिसाइसिव एज मिला। साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, नारे लगाना, बेतहाशा गोलीबारी करना ने कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। डिफेंडर्स आउटनंबर्ड थे, आउटगन्ड थे और सराउंडेड थे। हर मूव को शॉक को मैक्सिमाइज करने और रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए कैलकुलेट किया गया था। उदयगिरी एक बैटलफील्ड बन गया। रेबल्स पूरी तरह से कंट्रोल में थे। रात की गहराइयों में पुलिस कैंप पर एक अप्रत्याशित हमला शुरू हो गया। यह हमला सिर्फ एक वारदात नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसका मकसद शहर में दहशत फैलाना था। यह हमला गोलीबारी और एक्सप्लोजन्स की एक जबरदस्त वॉली के साथ शुरू हुआ। धमाकों की गड़गड़ाहट और गोलियों की तड़तड़ाहट ने रात के सन्नाटे को चीर दिया, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। रेबल्स ने हर तरफ से हमला किया। एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट में उन्होंने कैंप को घेर लिया। उनकी तादाद और हथियारों की ताकत पुलिस बल पर भारी पड़ रही थी।
कवर के लिए ऊंची जगहों और पास की इमारतों का इस्तेमाल किया। स्नाइपर्स ने छतों पर मोर्चा संभाला, जबकि बाकी रेबल्स ने इमारतों की आड़ में पोजीशन ले ली। ऑफिसर्स ने हथियारों के लिए भाग दौड़ की। अचानक हुए हमले से वो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थे। उन्हें अपनी जान बचाने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए जल्दी से तैयार होना पड़ा। अंधेरे में बेतहाशा लड़ाई लड़ी। गोलियों की बौछार और धमाकों की रोशनी में पुलिस और रेबल्स के बीच एक खूनी संघर्ष छिड़ गया। एक्सप्लोसिव्स और पेट्रोल बॉम्ब्स ने इमारतों में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और धुएं का गुब्बार हर तरफ फैल गया था, जिससे पुलिस को खुले में आने पर मजबूर होना पड़ा। आग की वजह से उन्हें अपनी सुरक्षित जगहें छोड़नी पड़ी और वो रेबल्स के सीधे निशाने पर आ गए। अटैकर्स की स्ट्रैटेजी केओस फैलाओ, पुलिस को दबाए रखो। उनकी रणनीति का मकसद पुलिस बल को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करना था और किसी भी ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस को रोको। वो चाहते थे कि पुलिस किसी भी तरह का जवाबी हमला करने में नाकाम रहे। आउटनंबर्ड होने के बावजूद पुलिस ने जलती हुई दीवारों और बंकर्स के पीछे से पलटवार किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रेबल्स का मुकाबला किया, लेकिन रेबल्स की मोबिलिटी और एरिया की जानकारी ने रिटेलिएशन को लगभग इम्पॉसिबल बना दिया। वो इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। कैंप एक डेथ ट्रैप बन गया। पुलिस चारों तरफ से घिर चुकी थी और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आग और गोलीबारी में घिरा हुआ, हर तरफ आग और धुएं का मंजर था, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सीज 1 घंटे से ज्यादा चला। ये एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष था, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को भारी नुकसान हुआ, जिससे पुलिस व्यस्त रही और जेल की मदद करने में असमर्थ रही। पुलिस कैंप पर हमले की वजह से वो सब जेल की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। जैसे ही कैंप जल रहा था, आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और धुएं का गुब्बार हर तरफ फैल गया था। एक और रेबल यूनिट सब जेल की ओर बढ़ी ताकि मेन मिशन को एग्जीक्यूट कर सके। उनका असली मकसद जेल पर हमला करके कैदियों को छुड़ाना था। जब पुलिस कैंप जल रहा था, एक दूसरे रेबल ग्रुप ने सब जेल पर धावा बोल दिया। जेल की मिनिमल सिक्योरिटी अटैकर्स के एक्सप्लोसिव्स और फायर पावर के लिए कोई मैच नहीं थी। गार्ड्स आउटगन्ड और फियर हुए या तो सरेंडर कर गए या भाग गए। रेबल्स ने मेन गेट को उड़ा दिया और जल्दी ही कंट्रोल हासिल कर लिया। उनका ऑब्जेक्टिव साफ था, अंदर बंद स्पेसिफिक कॉमरेड्स को आजाद कराना। उन्होंने स्टाफ को चाबियां सौंपने पर मजबूर किया, नाम पुकारे और सेल्स खोले। दर्जनों कैदी, जिनमें की माओवादी ऑपरेटिव्स भी शामिल थे, को रिहा कर दिया गया। आजाद किए गए कैदियों को हथियार दिए गए और रेबल रैंक्स में शामिल कर लिया गया। कुछ ही मिनटों में रेबल्स और उनके लिबरेटेड कॉमरेड्स जंगल में गायब हो गए। जेल, जो कभी स्टेट पावर का प्रतीक था, खाली और टूटा हुआ खड़ा था। जैसे ही सुबह हुई, उदयगिरी खंडहर में बदल गया। जली हुई इमारतें, खाली जेल सेल्स और हैरान निवासी। रेबल्स गायब हो गए थे, अपने पीछे केओस और डर छोड़ गए थे। कम्युनिकेशन लाइंस ठप थीं, सड़कें माइंड थीं और रीइंफोर्समेंट्स घंटों की देरी से पहुंचे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस आखिरकार पहुंची, अटैकर्स बहुत पहले जा चुके थे। मेडिकल टीम्स ने घायलों का इलाज किया और एक मैसिव सर्च शुरू हुई, लेकिन रेबल्स जंगलों में घुल गए। इस हमले ने ग्लेयरिंग वल्नरेबिलिटीज को उजागर किया: पुअर इंटेलिजेंस, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्लो रिस्पॉन्स। हाई रैंकिंग ऑफिशियल सीन पर पहुंचे, इंक्वायरीज का आदेश दिया और एक्शन का वादा किया। यह घटना पुलिस के लिए एक साइकोलॉजिकल ब्लो थी और स्टेट के लिए एक ह्यूमिलिएशन। सवाल उठने लगे कि इतने बड़े पैमाने का हमला अनडिटेक्टेड कैसे रहा। उदयगिरी का नाइटमेयर एक नेशनल क्राइसिस बन गया। हमले की खबर जंगल की आग की तरह तेजी से फैली। हर न्यूज चैनल पर, हर अखबार के पहले पन्ने पर इस भयावह घटना की चर्चा थी, जिससे राष्ट्र सदमे में आ गया। हर कोई स्तब्ध था, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लोगों के चेहरों पर डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। मीडिया ने तबाही की दिल दहला देने वाली इमेजेस ब्रॉडकास्ट की। हर तरफ मलबे के ढेर थे, जली हुई इमारतें थीं और चीख पुकार मची हुई थी, जिससे आउटरेज और डर फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगाने लगे और सरकार से जवाब मांगने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि ये कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हमले के पैमाने और प्रेसिजन ने एक कमजोर इंसर्जेंसी की नैरेटिव को चुनौती दी। यह साफ था कि यह हमला किसी मामूली गुट ने नहीं, बल्कि एक संगठित और शक्तिशाली समूह ने किया था। लोकल्स ने बिट्रे महसूस किया, रेबल्स और एक स्टेट के बीच फंसे हुए जो उनकी रक्षा करने में नाकाम रहा। उन्हें लग रहा था
कि सरकार ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। सिक्योरिटी फेलियर्स और गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स पर नेशनल डिबेट्स छिड़ गए। हर कोई सरकार की आलोचना कर रहा था और पूछ रहा था कि इस हमले को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। कुछ ने टफर क्रैकडाउन्स की मांग की, दूसरों ने गरीबी और एलियनेशन जैसे रूट कॉजेज को एड्रेस करने की बात कही। उनका मानना था कि केवल सैन्य कार्रवाई से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हमें उन कारणों पर भी ध्यान देना होगा जिनकी वजह से लोग विद्रोह करने पर मजबूर हो रहे हैं। पॉलिटिशियंस ने एक दूसरे पर ब्लेम डाला और गवर्नमेंट ने स्विफ्ट एक्शन और कॉम्पेंसेशन का वादा किया। सरकार ने कहा कि वह दोषियों को बख्शेगी नहीं और पीड़ितों को हर संभव मदद देगी। इस हमले ने माओवादी थ्रेट की रियलिटी से सामना करने पर मजबूर किया। अब यह साफ हो गया था कि माओवादी एक गंभीर खतरा है और उनसे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की जरूरत है। उदयगिरी भारत के हार्टलैंड में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का प्रतीक बन गया। राष्ट्र को इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ा। यह हमला एक वेक अप कॉल था जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशंस ने गहरे सिक्योरिटी लैप्सेस का खुलासा किया। पुलिस कैंप और जेल अंडर डिफेंडेड थे, उनमें सर्वेलेंस और मैन पावर की कमी थी। इंटेलिजेंस फेलियर्स ने रेबल्स को अनडिटेक्टेड मोबिलाइज होने दिया। इस हमले ने एजेंसीज के बीच पुअर कोऑर्डिनेशन और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को उजागर किया। जवाब में गवर्नमेंट ने पुलिस आउटपोस्ट्स को मजबूत किया, सर्वेलेंस लगाया और हथियारों में सुधार किया। गार्ड ड्यूटी और रैपिड रीइंफोर्समेंट के लिए नए प्रोटोकॉल्स पेश किए गए। इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को मजबूत किया गया, जिसमें लोकल सोर्सेज और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को प्राथमिकता दी गई और तेजी से रिस्पांस के लिए कमांडो हब्स स्थापित किए गए। उदयगिरी सीज काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी को ओवरहॉल करने के लिए एक कैटलिस्ट बन गया। स्टेट ने कसम खाई कि वह फिर कभी ऑफ गार्ड नहीं पकड़ी जाएगी। उदयगिरी हमला भारत की माओवादी इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ाई में एक ब्रूटल वेकअप कॉल था। इसने साबित किया कि सिर्फ हार्डवेयर ही काफी नहीं है, टाइमली इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग लोकल नेटवर्क्स बहुत जरूरी है। आइसोलेटेड आउटपोस्ट्स को मजबूत और सपोर्ट किया जाना चाहिए, उन्हें वल्नरेबल नहीं छोड़ना चाहिए। स्टेट की प्रेजेंस रिजिलियंट होनी चाहिए, सिर्फ सिंबॉलिक नहीं। अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ फोर्स से नहीं जीता जा सकता, डेवलपमेंट और ट्रस्ट एसेंशियल हैं। सीज ने राष्ट्र को याद दिलाया कि शांति के लिए सिक्योरिटी और जस्टिस दोनों की जरूरत है। उदयगिरी के स्कार्स एक वार्निंग है और भविष्य के लिए एक सबक।